देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से क्रीमिया हमलों का रूसी प्रतिशोध। बड़ी खबर आ रही है, सूमी क्षेत्र पर रूस के 14 ड्रोन हमले हुए हैं और सूमी पर रूस ने की है रॉकेट वर्षा। सूमी के सीमाई क्षेत्र में हुए हैं 54 धमाके और साथ ही इंफॉर्मेशन ये भी है कि सूमी में नुकसान का आकलन कर रहा है यूक्रेन। ये अभी की सबसे अहम खबर। और इसी के साथ ही क्रीमिया पर 100 घंटे से लगातार बारूद बरस रहा है और इससे पुतिन का क्रोध भड़क रहा है। CIA की रिपोर्ट है कि अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले होने के बाद पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले पर विचार कर रहे हैं। ब्लैक सी से नेवल फ्लीट को रणनीति के तहत तैनात कर दिया गया है। ब्लैक सी में रूस को तैनाती इसलिए बदलनी पड़ी है क्योंकि उसके फ्लीट पर लगातार 3 दिन से हमले हो रहे हैं और बीती रात भी यूक्रेन ने सेवास्तोपोल बेस पर सी बेबी ड्रोन से हमले किए हैं और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब रूस ने इसका प्रतिशोध शुरू कर दिया है जिसका अंजाम न्यूक्लियर विस्फोट भी हो सकता है। देखिए बीती रात यूक्रेन ने कैसे रूस पर हमले किए और रूस के प्रतिशोध की पहली किस्त क्या है। अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिलते ही यूक्रेन ने बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। बीते 100 घंटे से क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने 7 जून को क्रीमिया के नोवरोसिस्क नेवल बेस पर हमला किया और 8 जून को सेवास्तोपोल बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने 8 जून की देर रात हमले शुरू किए। रात 1:39 पर यूक्रेन के सेवास्तोपोल के बालाक्लावा पर पहला हमला किया। बालाक्लावा थर्मल पावर प्लांट पर पहला धमाका सुना गया। धमाके से पहले एंटी ड्रोन गन से फायरिंग की आवाज सुनी गई। दूसरा धमाका सेवास्तोपोल के बेस के पास सुना गया। 8 जून की दोपहर तक यूक्रेन के हमले जारी रहे। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन मागुरा से सेवास्तोपोल पर हमले किए। रूस ने यूक्रेन का एक हमला हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके नाकाम कर दिया। ड्रोन पर सटीक निशाना लगते ही जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने सी बेबी और यूएवी ड्रोन से लगातार हमले जारी रखे। यूक्रेन ने स्वॉर्म अटैक किया, यानी एक साथ कई ड्रोन लॉन्च करके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और सेवास्तोपोल बेस पर बड़ा नुकसान होने की रिपोर्ट है। सेवास्तोपोल नेवल बेस पर रडार स्टेशन, वॉच टावर, नेवल हेडक्वार्टर की बिल्डिंग सहित कई युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा यूक्रेनी हमले में रूस के कई नेवल अफसरों के मारे जाने की खबर है। हमला उस वक्त किया गया जब सेवास्तोपोल में रूसी नेवी की एक बड़ी बैठक जारी थी।
7 जून को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन से हमला करके रूस के एक टग बोट और सैटर्न नाम की एक अटैक बोट को तबाह कर दिया। रूस के नेवल बेस पर लगातार हमलों के बाद रूस ने अपनी रणनीति और जहाजों की तैनाती दोनों बदल दी है। नोवरोसिस्क बेस खाली करके रूस ने सेवास्तोपोल में जहाजों की तैनाती की है। नोवरोसिस्क से ब्लैक सी फ्लीट को रणनीति के तहत हटाकर सेवास्तोपोल में तैनात किया है। पुतिन ने काला सागर के सेवास्तोपोल बेस पर जो रणनीतिक तैनाती की है उसे स्ट्रिंग ऑफ डेथ कहा जाता रहा है, यानी जहाजों को हमले से बचाने के लिए और ड्रोन मार गिराने के लिए सुरक्षा लेयर तैयार की गई है। नेवल फ्लीट की सुरक्षा में सबसे पहले सागर की सतह पर सी माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, जिसके बाद बेस को सुरक्षित करने के लिए पेंट्रॉन से एक 17 मीटर गहरी और 9 मीटर ऊंची दीवार बनाई गई है और इस दीवार के पास रूसी नेवी की छोटी छोटी अटैक बोट तैनात की गई हैं जो युद्धपोत की सुरक्षा करेंगी। इन छोटी अटैक बोट के पीछे यूक्रेन पर मिसाइल लॉन्च करने वाले रूसी नेवी के युद्धपोत तैनात हैं। युद्धपोत के पीछे रूस की सबमरीन तैनात की गई है, यानी 3 लेयर की सुरक्षा के पीछे रूस के अहम नेवी युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए गए हैं। रूस ने यह तैनाती इस हिसाब से की है ताकि यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के हमले नाकाम किए जा सकें। काला सागर में बिछाई गई माइन से ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने वाले सी बेबी ड्रोन नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद भी कोई ड्रोन बचा तो उसे सुरक्षा दीवार रोक लेगी। बीती रात ड्रोन अटैक ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह है यूक्रेन के स्वार्म ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 32 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूस ने यूक्रेन के 25 ड्रोन हमले नाकाम करने का दावा किया है। ड्रोन हमलों से बचने के लिए ही काला सागर के सेवास्तोपोल बेस पर इस तरह रणनीति तैयार की गई है और इसका दूसरा मकसद है सेफ जोन में खड़े युद्धपोत और सबमरीन से यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमले जहां से क्रीमिया पर ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। यूक्रेन काला सागर के तट से सटे प्राइमोर्स्क, क्रोनोमोर्स्क और ओडेसा से सी बेबी ड्रोन और यूएवी लॉन्च करता है। अब काला सागर के सुरक्षित सेवास्तोपोल बेस से रूस ने इन लॉन्च पैड पर हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने 8 जून की सुबह ओडेसा और उसके नजदीकी क्षेत्रों पर हमले किए। रूस ने ओडेसा क्षेत्र में काला सागर से हमले किए हैं। इस हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। रूस का रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरने से कई मकानों में आग लग गई। काला सागर नेवल फ्लीट से रूस ने खेरसोन पर विध्वंसक हमले किए हैं। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक वेयरहाउस को निशाना बनाया। इस वेयरहाउस में नेटो हथियारों का जखीरा होने की रिपोर्ट थी। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को कई घंटे आग बुझाने में लगे हैं। रूस ने क्रीमिया का प्रतिशोध शुरू कर दिया है
और खतरा ये है कि अगर रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अमेरिकी हथियारों से हमले जारी रहे तो रूस एटमी हमला भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है खैरसौन पर रूस के आर्टिलरी हमले की। यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह हुआ है और रूस के D-30 होवित्जर ग्रुप ने अटैक किए। यूक्रेन रूस युद्ध अब ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा है जहां कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 48 घंटे में दूसरी बार नेटो को परमाणु धमकी दी है। हालांकि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया गया है, यानी पुतिन परमाणु हमले की डॉक्ट्रिन को बदल दिया गया है, जिसमें तय किया गया है कि पहले टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाएगा। उधर रूस की धमकी के बाद अमेरिका ने यूरोप में अपने एटमी ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांस और जर्मनी भी आगे आए हैं, यानी यूरोप में हालात ऐसे बन चुके हैं कि कभी भी परमाणु जल्जला आ सकता है। यूरोप तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे तक जा पहुंचा है। बस एटमी युद्ध का ट्रिगर दबना बाकी है, फिर वो चाहे अमेरिका दबाए या फिर रूस। क्योंकि जो हालात है वो बेहद खौफनाक हैं। क्योंकि ब्लैक सी में नेटो ने चक्रव्यूह रच लिया है, बाल्टिक में नेटो की डिफेंडर ड्रिल जारी है, जबकि आर्कटिक में अमेरिका अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा नेटो ने यूक्रेन को हथियार भेजकर युद्ध को लंबा खींचने की तैयारी की है। अब रूस के सामने 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प, यूक्रेन के साथ युद्ध इसी तरह लड़ता रहे। दूसरा विकल्प, यूक्रेन पर परमाणु हमला करके युद्ध खत्म करे। तीसरा विकल्प, नेटो देशों पर हमला करके यूक्रेन के अलावा दूसरे देशों पर कब्जा करे। लेकिन पहले विकल्प को छोड़कर बाकी दोनों रास्तों में एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने 48 घंटे में 2 बार परमाणु हमले की धमकी दी है। हालांकि पुतिन ने अपने दूसरे बयान में साफ किया है कि यूक्रेन पर जीत के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। तो क्या यह समझा जाए कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल किसी दूसरे युद्ध के लिए बचाकर रखना चाहते हैं? पुतिन को
को इस बात की जानकारी है, अगर यूक्रेन पर कब्जा किया तो नेटो से टकराव तय है। ऐसे में परमाणु धमकी के जरिए नेटो को काबू में किया जा सकता है। दूसरी तरफ पुतिन खुलकर यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे नेटो सतर्क न हो जाए और पुतिन अचानक से आतंक बम फोड़कर यूक्रेन को तहस नहस कर दे। पुतिन ने पहले बयान में जरूर परमाणु हमले की बात कही, जबकि दूसरे बयान में मुकर गए। पुतिन ने दूसरा बयान सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दिया था, जहां यह जरूर साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो एटम बम का इस्तेमाल हो सकता है। यानी पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है। पुतिन ने अचानक से न्यूक्लियर हमले को लेकर बयान से पलटी क्यों मारी, इसकी वजह भी समझिए। पहली वजह, अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में उतर सकता है। दूसरी वजह, फ्रांस अपनी सेना यूक्रेन भेज रहा है। तीसरी वजह, अमेरिका ने आईसीबीएम मिनटमैन का टेस्ट किया है। यानी रूस अभी नेटो से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसके लिए पहले वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, फिर बाल्टिक की तरफ बढ़ेगा। उस वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार रहेगा अगर नेटो उसका रास्ता रोकता है तो। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के करीब 880 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन इलाकों पर कब्जा करके रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 20 गुना ज्यादा कर दिया है। साथ ही यूक्रेन में अपना ऑपरेशन वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया है, जहां से आगे पोलैंड और बाल्टिक देश पड़ते हैं। यानी रूस एक तय ब्लूप्रिंट के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इस बीच उसने यूरोप में भी टारगेट फिक्स कर लिए हैं, जहां वो परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि अगर यूक्रेन से रूस आगे बढ़ता है तो वहां से नेटो देशों की सीमा शुरू हो जाती है। और नेटो चार्टर के मुताबिक नेटो देशों पर रूस हमला करता है तो नेटो रूस पर जवाबी हमला कर सकता है। और रूस के पास लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसमें जानकारी है कि पुतिन कभी भी एटमी विस्फोट करा सकते हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। और इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है। और अगर इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 5 की बात करें तो फिनलैंड भी निशाने पर है। और उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 6 है लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर दूर है। और टारगेट नंबर 7 एस्टोनिया 1152 किलोमीटर दूर है, जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से तबाह किया जा सकता है। पुतिन ने 2020 में बनाए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि नेटो अब खुलकर यूक्रेन के साथ युद्ध में उतरने वाला है। उधर अमेरिका ने रूस की धमकी को देखते हुए यूरोप में एटमी सेंटर को वॉर रेडी मोड में डाल दिया है। बेल्जियम में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है, जहां 15 B61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। इसके पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B61 परमाणु बम है। यहां से बॉम्बर को रूस पर अटैक के लिए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं, जहां से कुछ मिनटों में फाइटर जेट रूस पर हमला कर सकते हैं।
इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं, जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम हैं, जिसकी रूस से दूरी 2200 किलोमीटर है। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर B-61 परमाणु बम तैनात हैं, जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी अमेरिका ने रूस पर हमले के लिए जबरदस्त तैयारी की है। बाइडेन मान चुके हैं कि परमाणु युद्ध का पहला फेज शुरू हो चुका है। इसके अलावा जर्मनी ने भी फुल स्केल वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। रिजर्विस्ट को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने कई देशों का ऐसा गठबंधन तैयार करने का प्लान बनाया है, जो फ्रांस के साथ यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। दोनों तरफ से इतनी जबरदस्त तैयारी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हमले की आशंका जताई है। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरस ने प्रेसिडेंट पुतिन के बयान पर भरोसा नहीं जताया है। उन्होंने कहा है, पुतिन कभी भी परमाणु विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त यूरोप में सबसे भयानक हालात हैं, जो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के टूटने के बाद सबसे खौफनाक है। वैसे भी कैरिबियन सागर में रूस ने आईसीबीएम को डिप्लॉय करके यूएन चीफ की आशंका को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस कैरिबियन में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि अगले हफ्ते तक क्यूबा की राजधानी हवाना के पोर्ट तक आईसीबीएम पहुंच जाएगी, जिसे लेकर पेंटागन दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। अवदीवका में रूस का ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन का ब्रेडली सैन्य वाहन नष्ट हो गया है। रूसी सेना ने PFV ड्रोन से अटैक किया है। युद्ध में विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। नेटो से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है और इसके बाद वही हो रहा है जो पुतिन ने पहले ही कह दिया था। पुतिन ने कहा था कि अगर रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले हुए तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। अब रूसी सेना यूक्रेन में ऑल राउंड अटैक कर रही है। पिछले 24 घंटे में रूस के बारूदी वज्रपात से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। जल से वज्रपात, थल से आघात, नभ से सर्वनाश, ये वो ऑलराउंड अटैक है जो रूसी सेना यूक्रेन पर कर रही है। चौबीस घंटे में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर भीषण हमले किए, बल्कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर दिया। एक दिन के अंदर रूसी सेना ने ऐसी बारूदी बरसात की कि यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकाने, 3 हथियार गोदाम, 2 हथियार फैक्ट्री, 2 ऑयल डिपो और 3 गैस पाइपलाइन भस्म हो गई।
रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में त्राहिमाम मच गया। रूसी सेना के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी फौज न सिर्फ यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ रही है, बल्कि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना चाहती है। बाखमुत के पास रूसी सेना ने ड्रोन से विस्फोट कर यूक्रेन के कई सैन्य वाहनों को जला दिया। डोनेस्क में रूस के Su-34 ने आसमान से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूस ने सिर्फ Su-34 से ही धावा नहीं बोला, बल्कि Ka-52 हेलीकॉप्टर से भी बारूदी वज्रपात किया। सेवरस्क में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ी तबाही मचाई। अवदीवका में रूस के ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई करने जा रहे वाहनों को तबाह कर दिया। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना की आर्टिलरी ने यूक्रेन के मोर्टार ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने एक और अमेरिकी अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। रूसी सेना के हमलों में एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, बल्कि उसके हथियार भी भस्म हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स को कितना बड़ा जख्म दे दिया है, अब आंकड़ों के जरिए से समझिए। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 27 एनर्जी ठिकानों पर हमला किया, साथ ही 2 MiG-29, 2 S-200 और 3 हाइमार्स को खत्म किया। रूसी सेना ने एक सप्ताह में यूक्रेन की 27 मिसाइलों, 17 गाइडेड बम, 93 रॉकेट और 424 ड्रोन को तबाह कर दिया। खार्किव में 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए, 5 टैंक, 45 सैन्य वाहन और 26 आर्टिलरी ध्वस्त हो गई। डोनेस्क में यूक्रेन के 2835 सैनिकों का संहार हो गया। यहाँ यूक्रेन के 7 टैंक, 43 सैन्य वाहन और 35 आर्टिलरी भी तबाह हो गए। खेरसोन में 7 दिन के अंदर यूक्रेन के 430 सैनिकों, 4 टैंक, 35 सैन्य वाहन, 24 आर्टिलरी का खात्मा हो गया। कुल मिलाकर एक हफ्ते में यूक्रेनी फोर्स के 4665 सैनिक खत्म हो गए, 16 टैंक, 123 सैन्य वाहन और 85 आर्टिलरी का अंत हो गया। रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा जख्म दे रही है, लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं। यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी फौज को अटैक एमएस मिसाइलों से टारगेट कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए। लुहांस्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक 8 अटैक एमएस मिसाइलें दागी। इसके बाद लुहांस्क का रिहायशी इलाका जलने लगा। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना का बेस, एक हथियार गोदाम और 6 इमारतें और 2 स्कूल तबाह हो गए। हमले में 22 लोग घायल हो गए। रूस जिस तरह से यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रहा है, उसी स्केल पर यूक्रेन भी रूस के हथियार और ड्रोन डिपो को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने खार्किव में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के टर्टल टैंकर को जलाकर भस्म कर दिया। खेरसोन के जंगल में रूस की एक टुकड़ी छिपी हुई थी। यूक्रेन ने हाइमर्स से हमला कर रूसी टुकड़ी को खत्म कर दिया।
ओडेसा में भी यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। युद्ध के मैदान में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 1200 जवानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस की 9 मिसाइलों और 48 ड्रोन को भी तबाह कर दिया। नेटो के हथियार सप्लाई के बाद यूक्रेनी सेना मजबूत हो गई है। उसी नेटो के हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट मिल चुकी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है। फ्रांस यूक्रेन में हथियार प्लांट का निर्माण करने जा रहा है। इस प्लांट में यूक्रेन के लिए हथियार बनाए जाएंगे। यूक्रेन और फ्रांस में इस बाबत समझौता हुआ है। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच 2 सालों से चल रहा यह युद्ध हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है। अब दीवका में रूसी आर्टिलरी का एक्शन हुआ है। गोलीबारी में यूक्रेन का अब्राम्स टैंक तबाह हो गया है। हाई प्रिसिशन सेल से किए गए हैं रूस के ये हमले। हूती अब पहले से बेहद ज्यादा बलवान हो चुका है, क्योंकि हूती अब सिर्फ ईरान के भरोसे नहीं है। हथियारों के पहुंचने का रूट तो वही पुराना, लेकिन अब कई मददगार हूती से जुड़ चुके हैं। इसमें पहला नाम पुतिन का है। अब रूसी हथियार ईरान के जरिए हूती और हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह कि रूस में इन प्रॉक्सी संगठनों की ताकत बढ़ाने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया से भी हथियार आ रहे हैं। रूस की इस मेहरबानी का ही नतीजा है कि हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। समंदर में चलता फिरता एक एयरबेस, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से लैस ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो पल भर में दुश्मन के किसी शहर को जलाकर भस्म कर सकता है। रूस और चीन जैसे देशों की नेवी भी अमेरिकी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ी चुनौती मानते हैं। लेकिन इसी शक्तिशाली विमान वाहक पोत से जुड़ी एक खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर यह है कि हूती ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल हमला किया। हूती की मिसाइल से आइजनहावर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आइजनहावर पर मौजूद कई फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हो गए। आइजनहावर को खींचकर सऊदी अरब के जेद्दाह पोर्ट पर लाया गया। आइजनहावर का डिफेंस सिस्टम हूती के हमले के आगे लाचार रहा। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आइजनहावर में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ताकतवर मिसाइलें भी इसके दायरे में सही सलामत बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन हैरान करने वाली खबर है कि न सिर्फ हूती की मिसाइल इसके करीब गई, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर धमाका भी हो गया। हालांकि अमेरिका ने आइजनहावर पर हमले से इनकार किया है। अमेरिका ने हूती के दावों को गलत बताया है। अमेरिका ने हूती के हमले की कोशिश को नाकाम बताया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ क्या हुआ, इसकी मौजूदा हालत कैसी है, इसकी कोई तस्वीर जारी नहीं की गई है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि आखिर अचानक अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सऊदी अरब के बंदरगाह पर शिफ्ट क्यों किया। जवाब हूती के एक दावे से मिलता है। हूती के एक दावे के मुताबिक
हूती के हमले से पहले आइजनहावर यमन से 400 किलोमीटर की दूरी पर था। हूती के हमले के बाद अमेरिका ने आइजनहावर को यमन से और दूर कर दिया है। अब आइजनहावर को सुरक्षित रखने के लिए 80 किलोमीटर और पीछे भेज दिया है। हूती के बयानों से जाहिर हो रहा है कि अब इस संगठन का हौसला 7वें आसमान पर है। हूती दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चुनौती देने का दम रखता है। और इतना ही नहीं, लगातार हमले से साबित भी हो गया है कि हूती अमेरिका की ताकत से डरने वाला नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट ने हूती को सबक सिखाने के लिए बमबारी की थी। यमन में कई दौर के हवाई हमले हुए, लेकिन हूती डरा नहीं, बल्कि आइजनहावर पर हमले को इसी का बदला बताया गया है। हूती की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका ब्रिटेन ने पिछले दिनों 4 बार हवाई हमला किया था। अमेरिकी हमले में यमन में 16 लोगों की मौत हुई, 42 जख्मी हो गए। यमन के होदेदा एयरपोर्ट को भी टारगेट बनाया गया था। यमन के सालिफ बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। हूती ने आइजनहावर पर प्रहार को इन्हीं हमलों का बदला बताया है। अगर इसी आइजनहावर से अमेरिका ने हूती पर पलटवार किया होता तो यमन में कहर बरप सकता था, क्योंकि स्ट्राइक ग्रुप में 180 फाइटर जेट हैं, 90 हेलीकॉप्टर हैं, 30,000 नाविक हैं। यूएसएस आइजनहावर पर सी स्पैरो मिसाइलें तैनात रहती हैं। यूएसएस आइजनहावर में रोलिंग एयर फ्लेम मिसाइल लगी होती है। यूएसएस आइजनहावर MK-46 टॉर्पीडो मिसाइल से भी लैस होता है। लेकिन इन हथियारों के इस्तेमाल के बजाय अमेरिका बैकफुट पर आ गया और आइजनहावर को यमन से दूर कर दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह हूती की ताकत और उसकी ताकत बढ़ाने वाले लोग हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती अब सिर्फ बोरा है। असली खेल तो खामनेई, जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग का है, जो लगातार अमेरिका के खिलाफ हूती का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती को हथियारों की सप्लाई अब नॉर्थ कोरिया से भी हो रही है। ईरान के रास्ते चीन और रूस के हथियार भी यमन में भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हूती हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस हो चुका है। हूती ने खुद फिलिस्तीन नाम की एक मिसाइल का वीडियो जारी किया था। हूती ने मिसाइल से इस्राएल के इलियात बंदरगाह पर हमले का दावा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सॉलिड फ्यूल वाली हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। माना जा रहा है कि ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइल दी है। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सॉलिड फ्यूल की वजह से इसे लॉन्च करने में अधिक वक्त नहीं लगता। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि कहीं आइजनहावर पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तो नहीं हुआ, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत होता है। सिर्फ हूती ही नहीं, हिजबुल्लाह भी अब बेहद ताकतवर नजर आने लगा है। हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। इतना ही नहीं, लेबनान बॉर्डर पर युद्ध की ऐसी तैयारी है कि इजराइल ने हूती को रोकने के लिए करीब 40 साल बाद उत्तरी बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स और हथियारों की तैनाती की है। इजराइल ने टैंक की भारी तैनाती कर दी है। इजराइल के सैनिकों की भी भारी तैनाती है। युद्ध के लिए जरूरी भारी हथियार भी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार की रात को भी इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की।
माना जा रहा है कि ईरान रूस और चीन की शय पर हूती और हिजबुल्लाह के जरिए भारी हमला कराएगा और इन दोनों संगठनों को हथियारों की भारी खेप भी दे दी गई है। हूती की तरह हिजबुल्लाह भी घातक मिसाइलों से लैस हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले 2 हफ्ते में रूस के कई शहरों में कई अग्निकांड हुए हैं। रूस इसके पीछे नेटो की साजिश बता रहा है, जबकि नेटो की तरफ से ऐसे आरोपों पर कोई बयान नहीं आया है। अब क्रेमलिन ने फरमान जारी कर दिया है, अगर हमले रुके नहीं तो रूस नेटो देशों पर अटैक कर सकता है। जबकि नेटो ने पहले कहा था कि नेटो के सदस्य देशों में आग लगने की घटनाओं के पीछे रूस है, यानी नेटो अब रूस में आग लगाकर बदला ले रहा है। अगर ऐसा है तो यूरोप अग्निकाल में घिर चुका है, जहां कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला भड़क सकती है। Мы считаем для себя. रूस में फिर लगी आग। फिर भस्म हुए कई ठिकाने। क्रेमलिन में आपातकालीन मीटिंग, आखिर कैसे रोका जाए अग्निकांड। पिछले 2 हफ्ते में रूस के कई ठिकाने पूरी तरह खाक हो गए, जिसमें मिलिट्री डिपो के अलावा हथियार गोदाम और एनर्जी सेक्टर। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि क्रेमलिन का शक नेटो की तरफ जा रहा है। क्योंकि इस तरह लगातार आग लगना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिससे रूस को दहलाया जा सके। अब जिन ठिकानों में आग लगी है उनके बारे में जान लीजिए। ये रूस के वोल्गोग्राद से आई तस्वीरें हैं, जहां रात के अंधेरे में एक बड़ी इमारत में आग लग गई और फिर पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। करीब 1 घंटे तक कोई राहत कार्य शुरू ही नहीं हो पाया। इस दौरान बिल्डिंग में कई विस्फोट हुए। रूसी खुफिया एजेंसी को शक है कि बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे ये आग लगी। रूस की राजधानी मॉस्को के पास पोडोल्स्क में ओपन पार्किंग में खड़ी कार अचानक धधक उठी। सिम्फेरोपोलिस्किया स्ट्रीट में यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक शख्स आग लगने के बाद वहां से तेजी से भागता दिखाई दिया। ऐसे में शक जताया जा रहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई। इसी तरह केमचातका के मछली फार्म में भयंकर आग लगाई गई। फिश प्लांट में जब आग लगी, वहां से सारे कर्मचारियों को निकाल लिया गया। हालांकि कुछ ही देर में फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। इससे पहले भी कई ठिकानों, कई संयंत्रों में आग लग चुकी है। पिछले 2 हफ्ते में 10 से ज्यादा ठिकाने खाक हो गए, जबकि रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के 27 ठिकाने तबाह कर दिए। ये 27 ठिकाने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा रूस के हमले में 2 हफ्ते में 1400 यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए हैं, जबकि 5 बैटल टैंक भी तबाह हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खार्किव में ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों को दहलाया था। दरअसल रूस का दावा है कि नेटो एक पैटर्न के तहत हमले कर रहा है, जिसमें यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। वो रूस के एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री डिपो पर हमले करा रहा है, जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए और तब यूक्रेन पूरी ताकत से हमला करके क्रीमिया रूस से छीन ले। उधर रूस क्रीमिया में मजबूत किलेबंदी करके यूक्रेन के मंसूबे को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ इस तरह के हमले की शुरुआत रूस ने ही की थी, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे नेटो देशों में कई ठिकानों पर पुतिन के प्रॉक्सी आग लगाकर तबाही मचा रहे हैं, जो नेटो को सीधे तौर पर धमकी है
अगर यूक्रेन का साथ दिया तो इसी तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। गाजा में इजरायली सेना ने विनाश का नया और अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल के खिलाफ जो कदम उठाया है उससे बौखलाए नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमले तेज करने का आदेश जारी किया है। इसी आदेश के बाद से IDF भीषण बमबारी कर रही है और इस बमबारी में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में युद्ध की आग अचानक बहुत विनाशक हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फैसले से भड़के इजरायल ने गाजा में रिहायशी इलाकों में अब तक की सबसे बड़ी और भीषण बमबारी शुरू कर दी। इस बमबारी में इमारतें, स्कूल, अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप तबाह होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या किया कि इजरायल बौखला गया और गाजा में नए सिरे से नरसंहार शुरू कर दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल को उस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है जो मासूम बच्चों का नरसंहार करते हैं। इस लिस्ट में ISIS, बोको हराम जैसे आतंकी संगठन, अब इस लिस्ट में इजरायल को भी डाल दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में IDF भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायल के हमले में अब तक 36,801 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 13,000 बच्चे भी शामिल हैं। IDF के इस संहार का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बावजूद इसके गाजा में इजरायल का बाल संहार रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसी से क्रोधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कदम से भड़के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि IDF दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। यूएन का फैसला इस बात का प्रमाण है कि वो हमास के आतंकियों के साथ खड़ी है। यूएन के इस फैसले के बाद गाजा में इजरायल के हमले भी तेज हो गए। खान यूनिस में IDF ने उस जगह हमला किया जहां बच्चे खेल रहे थे। हमले में 14 बच्चे मारे गए। इजरायल ने नुसरत कैंप पर भी हमला किया जहां 55 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा में भी इजरायल ने भीषण बमबारी की, कई इमारतें तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, इजरायली सेना अब फास्फोरस बम से हमले कर रही है जिससे गाजा शमशान बनता जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना की ये आक्रामकता बता रही है कि गाजा में विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत। राष्ट्राध्यक्षों पर हमले की सीरीज सी शुरू हो गई है। पिछले दिनों स्लोवाकिया के पीएम पर जानलेवा हमला हुआ था, तो अब डेनमार्क के पीएम पर हमले की खबर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी कोपेनहेगन में एक हमलावर ने पीएम पर हमला कर दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी से प्रधानमंत्री को किसी तरह की चोट नहीं आई और उन्हें सुरक्षित मौके से भेज दिया गया। हमलावर सरकार के कामकाज और नीतियों से नाराज था और उसके पास से कोई घातक हथियार भी बरामद नहीं किया गया। ये डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन है। शुक्रवार को राजधानी कोपेनहेगन में पीएम पर एक आदमी ने अचानक हमला कर दिया। सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे और पीएम को फौरन गाड़ी में ले जाया गया। हमला राजधानी कोपेनहेगन में एक चुनाव प्रचार के दौरान किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोपेनहेगन का कुल्टोरवेट चौराहा है। यहीं एक कार्यक्रम के दौरान एक आदमी ने पीएम को थप्पड़ मारा। हमला 9 जून को होने वाले यूरोपियन यूनियन चुनाव से ठीक पहले हुआ है। डेनिश पीएम फ्रेडरिक्सन सोशल डेमोक्रेट्स यूरोपीय संघ के प्रमुख उम्मीदवार क्रिस्टेल शाल्डेमोस के साथ प्रचार कर रही थी। इससे पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को 15 मई को हैंडलोवा शहर में जान से मारने की कोशिश की गई थी। रॉबर्ट फिको गोली लगने से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। हमला तब हुआ था जब प्रधानमंत्री हैंडलोवा शहर में एक हॉल के बाहर भाषण दे रहे थे। उनके गठबंधन सहयोगियों ने स्लोवाकिया की संस्थाओं को लेकर कई तरह का एक्शन लिया था, जिसकी वजह से देश की जनता उनसे नाराज थी। इन दोनों मामलों में आतंकवादियों से जुड़ा कोई एंगल सामने नहीं आया है। दोनों ही हमले सरकार के कामकाज के तरीकों से नाराजगी की वजह से हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।